नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होगा असम कोल माइनिंग से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो चल रही है अभी भी। मेघालय के लिविंग रूट्स के बारे में जानेंगे। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन जो है वो इंडिया में एक मेजर इशू है, तो उस चीज़ को थोड़ा समझा जाएगा। और सूडान में ये कल की न्यूज़ थी। और ग्रीनलैंड से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे, और साथ चाइना पाकिस्तान नेक्सस किस तरीके से जो है ये हमारे लिए एक सरदर्दी बन सकता है, इन चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। एंड अलोंग विद दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर सम ऑफ द MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो PYQ हैं वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो बॉडीज अभी निकाली जा रही हैं। सो ये सारा का सारा समस्या किस लिए हो रही है, तो बेसिकली मेजर पॉइंट इज ड्यू टू द रैट होल माइनिंग। तो जैसा आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये रैट होल की तरह होती है। ये इलीगल माइन है। किया कैसे जाता है, लोग बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के और बिना किसी बाकी फॉर्मल सिस्टम के कहीं से भी ज़मीन में खड्डा करके कोल माइन के अंदर एक तरीके से वहाँ से सेंध डालते हैं। सेंध डालने का मतलब ये होगा कि वहाँ से इलीगली कोयला निकालना शुरू कर देंगे। तो रैंडमली कहीं पे भी आपने होल किया, वहाँ पे कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है कि ज़मीन जो है वो माइन का जो पूरा एरिया है वो पक्का नहीं है, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं होगी, वो कोलैप्स भी कर जाती है। और बारिश के टाइम पे वहाँ पे एकदम से पानी भी भर जाता है। जैसे पानी भरेगा ये माइन पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाएगी, और वही हुआ है यहाँ पे भी। तो मेघालय में भी ये रैट होल माइनिंग की प्रॉब्लम आती है, असम में भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे हाईलाइट हुई है। तो यहाँ पे जो PYQ हम देखते हैं, तो माइनिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स उन्होंने इंडिया के अंदर डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में बताया था। सो इट वॉज प्राइमरली जीन बैप्टिस्टे ट्रेवेनियर। ओके, क्यों कैसे बताया था? ये जेम्स मर्चेंट थे, इनका व्यापार ही इसी चीज़ का था। और इनको जब ये आए, इन्होंने ये पूरा का पूरा राइट किया, यहाँ पे लिखा कि इंडिया के अंदर ये सब होता है। क्लियर? तो वो इंडिया के ट्रेडिंग कंडीशंस को अच्छे से समझना चाहते थे, और एक तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की। एंड दिस इज़ हाउ इट वाज। ठीक। अच्छा, अब ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है। आगे चलते हैं। तो ये अगला सवाल है, देखिए ये प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है। तो प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? कह रहा है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड अपॉन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। बात बिल्कुल सही है। देखिए हमारे यहाँ पे यूरेनियम डिपॉजिट तो है, बट वो उतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर यूज़ करेंगे। तो हम यूरेनियम जो इंडिया में मिलता है उसका यूज़ करते हैं मिलिट्री पर्पज़ के लिए, और बाहर से जो यूरेनियम इम्पोर्ट करते हैं उससे हम जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। तो सेकंड ये स्टेटमेंट कह रहा है कि यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, 60 और 100% तो मतलब आप ये मान के चलो कि ये बॉम्ब बनाने के लिए इतना चाहिए होता है, ठीक है। तो आप इससे कम में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, ठीक। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन द पॉइंट हियर। तो अभी अगर हम बात करते हैं, तो ये स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे, in India, a few coal-based thermal power plants do employ sea water for cooling। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है इन्होंने। According to report, 40% of the country's thermal power are located in areas of high water stress, this and that। ये है सारी चीज़, लेकिन हम अभी भी 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपनी कोयले से ही निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एक तरीके से करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो C विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। 60% जितना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं चाहिए होता, ये क्लैरिटी है। तो आगे चलेंगे, मेघालय के लिविंग रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए वहाँ के लोग टूरिज़्म इस तरीके से प्रमोट करना है, वहाँ की गवर्नमेंट भी इस तरीके से एफर्ट कर रही है। तो ये लिविंग ब्रिजेस किस तरीके के होते हैं आप ये देख सकते हैं। तो ये ट्रीज़ की रूट्स हैं बेसिकली, ये यूनिक है यहाँ पे। और लोकल पीपल जो है इन रूट्स को ज्वाइन करके ऐसे छोटे छोटे ब्रिजेस जो है वो क्रिएट कर देते हैं। और खासकर जो खासी ट्राइब है, दे आर ट्रेंड इन ग्रोइंग दीज टाइप ऑफ ब्रिजेस। वो खासकर इसके लिए ट्रेंड होते हैं। एंड दिस इज़ द यूनिक, यू कैन से नेचुरल जो चीज़ है, मेघालय की नेचर ब्यूटी है, वो यहाँ पे दिखती है। और इसको लिविंग रूट ब्रिजेस भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये मेघालय में मिलते हैं, एंड दैट इज समथिंग विच शुड बी नोन टू यू। आगे देखेंगे, एक आर्टिकल है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंगर ग्रोइंग इन केस ऑफ स्टैग्नेटिंग स्कीम एंड क्लासिफिकेशन इशू। ओके, तो देखो ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स बेसिकली है क्या? 1996 का ये सवाल है आपके सामने।
तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स बेसिकली ब्रिटिश टाइम पे दे वर द क्रिमिनल ट्राइब्स, ठीक। कुछ ट्राइब्स को क्रिमिनल का जो है टैग दे दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो बाद में भी यही चीज़ हमारे यहाँ पे लीगल सिस्टम में जो है कंटिन्यू रही, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे ब्रिटिश सिस्टम ही यूज़ कर रहे थे। अब हुआ क्या, बीइंग डिक्लेयर्ड एज डी नोटिफाइड ट्राइब, यहाँ पे इन लोगों का डेवलपमेंट और रिसोर्सेज इनके पास बिल्कुल भी नहीं थे। देखिए आप एक चीज़ समझिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो की जा चुकी हैं, लेकिन ऐसे जो ट्राइबल एंटिटीज़ हैं इनका क्या होगा, कैसे इनको जो है एक तरीके से मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। और जो भी ये भी हिस्टोरिकल इनजस्टिस है इनके साथ, लीगली एडमिनिस्ट्रेटिवली किया गया हिस्टोरिकल इनजस्टिस। तो कैसे जो है आप इनकी सिचुएशन को बेटर करेंगे। देर आर नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स दैट गवर्नमेंट इज रनिंग, बहुत स्कीम्स सरकार चलाती है। देर इज अ सीड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब, और वो फ्लैगशिप स्कीम है, 2022 के अंदर उसे लॉन्च किया गया था। बट पॉइंट इज दिस, अभी तक भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो अपने इस स्कीम के बेनिफिशरीज को। तो इंडिया में पुअर इंप्लीमेंटेशन होता है स्कीम्स का, वही चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की गई है, ठीक। सो दीज डी नोटिफाइड ट्राइब्स, दे आर बेसिकली ट्राइब्स विच वर अर्लियर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स, और ये 1996 प्रीलिम्स का सवाल है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन जो है वो कह रहे हैं कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये कैसे पता लग रहा है यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई हैं कि नाइट्रेट का जो प्रेजेंस है वो हमारे यहाँ पे बढ़ गया है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विद एक्सेसिव नाइट्रेट इट इंक्रीज्ड फ्रॉम 349 टू 440। अब ये नाइट्रेट तो मल्टीपल रीजंस की तरफ से बढ़ेगा। पहला एक रीज़न ये भी है, हमारे यहाँ पे जो यूरिया इस्तेमाल किया जाता है, आप खाद के रूप में यूज़ करते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे वो सीप डाउन होके नीचे तक चला जाता है ग्राउंड वाटर के अंदर, तो वो भी कंटेमिनेशन होता है, ठीक है। तो ये 56% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स दे एक्सीड द परमिसेबल नाइट्रेट लेवल, और इससे मेजर हेल्थ कंसर्न होगा। देखो ये टर्म आपको याद रखनी है, मेथहेमोग्लोबिनिया, मतलब हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक। आपके ब्लड आपकी बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएंगे, तो आपको नुकसान होगा। और साथ साथ इन्वायरमेंटल इशू है, क्यों, एल्गल ब्लूम हो रहा है यहाँ पे। एल्गल ब्लूम कहाँ देखने को मिलेगा, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वहाँ पे एल्गल ब्लूम होगा, एल्गी जो है वो फैल जाती है। तो ये मेजर हेल्थ कंसर्न्स है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ नाइट्रेट की बात करेंगे, कॉमन कंटेनमेंट इन ग्राउंड वाटर, ठीक। अच्छा, फार्मर्स दे यूज फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट एंड यूरिया फॉर नाइट्रोजन, तो ये यहाँ पे एक दिक्कत का काम करती है। अब आपको यहाँ पे कुछ एक PYQs हम बताएंगे, लेकिन ये पूरा आइडिया है उससे पहले देखिए आप, राजस्थान 49% टेस्टेड ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा मिला है, फिर कर्नाटका के अंदर, फिर तमिलनाडु के अंदर। सो दिस इज़ द नंबर दैट वी हैव, और ये इंक्रीज ही होता जा रहा है। मेजर जो कंटेमिनेंट्स की बात करेंगे तो आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड, ये सब जो है काफ़ी पॉइजनस है हमारे लिए, ठीक है। अब एक ये सवाल देखिए आप, ये कह रहा है कि कोल ऐश, प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है, द कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्क्यूरी। फिर कह रहा है कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एनवायरनमेंट, और हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, ठीक। अब देखो ये जो कोल ऐश है उसके अंदर आर्सेनिक, लेड और मर्क्यूरी होता है, बिल्कुल सही पॉइंट है, और वो हमारे यहाँ पे हमारे वाटरवेज को जो है एक तरीके से पोल्यूट कर देती है, ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करती है, ड्रिंकिंग वाटर भी पोल्यूट होता है इससे। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और इंडिया के अंदर जो ऐश कंटेंट है वो 25 to 45% है, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो कोल की क्वालिटी जो है इंडिया में उतनी अच्छी नहीं मिलती है। बट ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो एक तरीके से सही हैं, डी इज़ द आंसर फॉर दिस। अगला आप सवाल देखिए, ये प्रीलिम्स 2013 का सवाल है, और ये कह रहा है कि फाउंड पॉल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक। तो आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, ये तीनों ही पॉल्यूटेंट हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पूरी लिस्ट है, आर्सेनिक, यूरेनियम, मर्क्यूरी, कैडमियम, फ्लोराइड, जो हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। सो सी इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उसके आइडिया लिए बिना हम चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं कर सकते। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू आइलैंड ऑफ इंटरेस्ट। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वही वो ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, नहीं खरीद पाए तो एक तरीके से मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनका हक, कहते हैं कि हमारा हक होगा इसके ऊपर। अब ये ग्रीनलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड दे आर पुटिंग अप अ क्लेम
नॉट जस्ट दैट, ट्रंप ने कहा कि 51st स्टेट हम पहले कनाडा को बनाएंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। अभी देखो ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट ट्रंप दे रहे हैं तो ये दूसरे सॉवरेन जो नेशंस हैं उनके लिए एक तरीके से नुकसान वाली चीज़ है। अभी एट प्रेजेंट ग्रीनलैंड जो है वो उसको एक ऑटोनोमस यूनिट माना गया है, ठीक। अब ऑटोनोमस किस तरीके से है, अजीब तरीके से है, क्योंकि ये ऑटोनोमस है लेकिन डेनमार्क के अंडर है। तो 57,000 के राउंड लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ खास पॉपुलेशन नहीं है, और रिसोर्स रिच होगा ये, प्लस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। आप देख सकते हैं कंट्रीज दे हैव एन आई कि यहाँ पे हम मिलिट्री बेस बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप कहाँ कहाँ नज़र रख सकते हैं, रशिया के ऊपर नज़र रख सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट यूएस माइट बी थिंकिंग, दो यूएस मिलिट्री इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, वो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब देखो ट्रंप ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, ट्रंप ने कल परसों एक और स्टेटमेंट दी कि भी वो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट इस तरीके से दी जा रही है, कई लोग ये कह रहे हैं ट्रंप इज़ बेसिकली ट्राइंग टू वू द यंगस्टर्स। तो ये कह रहे हैं कि ये रिपब्लिकन पार्टी जो है ये उनका एक टैक्टिक चल रही है जिसके अंदर वो यंगस्टर्स को अपने तरफ जो है अट्रैक्ट करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर, बिकॉज वो नेशनलिज्म की भावना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। ओके, पीपल गेट इमोशनल अबाउट देयर लैंड एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स आर डन। तो वो सब बातें भी कही जा रही हैं, बट वी डोंट नो द रियल रीज़न। आईआईटी रुड़की ने बैक्टीरियल एंजाइम्स यूज़ करके प्लास्टिक्स को जो है वो डिग्रेड किया है। सो देर इज़ दिस एस्टरेज एंजाइम विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सोयल बैक्टीरिया सल्फोबैसिलस एसिडोफिलिस्टो। ओके, तो ये नेम है, ये बैक्टीरिया सोयल बैक्टीरिया का नाम है जिससे एस्टरेज एंजाइम बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप प्लास्टिक को एक तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो। तो इंडिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्लास्टिक पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे एक अच्छे तरीके से डील की जा सकती है। वी नीड सच काइंड ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशंस, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे ख़त्म नहीं होंगी। सो आईआईटी रुड़की ने जो है ये एक एंजाइम बनाया है जिसकी हेल्प से ये कर रहे हैं। नाउ मूव टू चाइना पाकिस्तान नेक्सस। सो ये देखिए ये सीपैक है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो कह रहे हैं कि सीपैक 2.0 पे हम जाएंगे यहाँ पे। तो आइडिया इज दिस, चाइना इज इन्वेस्टिंग इन दिस पार्ट, बट ये जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास करता है एंड इट वायलेट्स इंडियाज सोवरेनिटी, ठीक। तो ये इंडिया की सोवरेनिटी जो है वो वायलेट करता है एंड दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम हैज़ बीन। तो ये गड़बड़ है और इसको हमें डील भी करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ ग्वादर पोर्ट। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके जस्ट बाजू में है छाबहार, तो ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है ईरान में। एंड दिस इज़ द डायरेक्ट कंपटीशन दैट वी आर इन विद चाइना। एक ये है कि ये आपकी एरिया से जा रहा है तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरा इस सीपेक का यूज़ जो है मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी किया जा सकता है। तो यू कैन सी दिस इज़ हाउ एनसर्कलिंग ऑफ इंडिया इज़ वन थिंग दैट चाइनीज़ आर डूइंग। अभी लेटेस्ट में अगर आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्या चल रहा है। सो ये सब गड़बड़ चलती है, जहाँ जहाँ पे भी प्रो इंडिया गवर्नमेंट है उसको जो है हटाने का काम चाइना कर रहा है। सो दैट इज़ समथिंग दैट विच इज़ देयर हेयर। तो एक बार जरा अखबार के ऊपर नज़र घुमा लेंगे, कुछ बच तो नहीं गया। ओके, मोर और लेस थिंग्स आर डन, विल नॉट गेट इनटू द पॉलिटिकल डिबेट्स, उसकी तरफ तो हम जाएंगे नहीं। और मेजर थिंग इज़ फाइन, सारी चीज़ें हैं। अब देखिए कुंभ मेला जो है वो शुरू हो गया है एंड कुंभ मेला इज़ वन सच इवेंट, पूरी दुनिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट यू कैन से मैनेजमेंट इवेंट्स में से एक माना जाता है कुंभ मेला। क्लियर। अब देखो HMPV वायरस, इंडियन एक्सपर्ट्स ने तो कहा है कोई डरने की बात नहीं है, इंडिया के अंदर ऑलरेडी लोगों के पास जो है वो इम्यूनिटी है, तो कोई खास प्रॉब्लम आएगी नहीं यहाँ पे। सो मॉब डिस्ट्रॉयज असम राइफल्स मेक शिफ्ट कैंप इन मणिपुर। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमें डील करना होगा एंड सब प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे आ रही हैं, अभी तक भी जो है सेटलमेंट की तरफ चीज़ें नहीं जा रही हैं। सो दीज आर द थिंग्स एंड देर इज़ अ जेंटलमैन हु इज़ पुटिंग अप अ स्टेटमेंट, ही इज सेइंग दैट अभी भी पैलेस्टीन इसराइल का मुद्दा सुधरेगा नहीं और देर विल बी अनदर वायलेंस, वेव ऑफ वायलेंस, दोबारा जो है इस टाइप की चीज़ें शुरू होंगी एंड वी डोंट नो व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू एंड। ओके, एंड हियर वी हैव अ डेटा, कोलकाता second in global list of cities with slowest traffic, Bengaluru third,
तो यहाँ पे देख लो आप कैसे ट्रैफिक जाम के अंदर जनता फंसी हुई है, और ये आप समझ सकते हो कितनी ख़राब सिचुएशन है। ठीक, अब कोलकाता को मोस्ट कंजस्टेड माना गया है पूरे एशिया के अंदर, एंड हैदराबाद भी टॉप 20 में आ रहा है पूरे इस सैड स्टेट ऑफ ट्रैफिक को लेके। ठीक है, अब आपको एक चीज़ होमवर्क है, आपको बताना है कि फर्स्ट कौन है पूरी दुनिया में, सबसे ख़राब ट्रैफिक कौन से सिटी का है। ये सारे के सारे तो सेकंड और थर्ड नंबर पे है ना, तो फर्स्ट कौन आया वो भी तो हमें पता होना चाहिए। चलिए, सो दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।